हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का दूसरा CSC T20 चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है टाइटंस और लायंस के बीच में। तो जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताने लायक, ग्राउंड वगैरह तो सब कुछ सेम ही है। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेदर। आज का पहला मैच तो लग रहा है कि विदाउट एनी इंटरप्शन पूरा हो ही जाएगा, लेकिन दूसरे मैच में कल के तरह ही सेकेंड डे से बारिश के चांसेस हैं। अभी कितने देर बाद बारिश होंगे ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है जितना कि बारिश के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत कुछ इंटरप्शन आपको देखने को मिल भी सकता है, और कल के तरह ही हो सकता है कि रिजल्ट दूसरे इनिंग के बाद डकवर्थ लुईस लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, ये आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप भी एक बार चेक कर लेना मैच के टाइम पे कि वेदर कैसा हो रहा है, और टॉस के बाद भी देख लेना, ताकि टीम बनाने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा, तो आगे जब अगर मैं बात करूं दोनों टीमों के बारे में, तो ये दोनों अभी टाइटंस की टीम में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आने के बाद, और लायंस की टीम तो वैसे भी T20 में बहुत अच्छी टीम मानी जाती है। तो अभी ये जो मुकाबला है ना, ये होने जा रहा है क्लैश ऑफ टाइटंस। ठीक है, क्लैश ऑफ टाइटंस का मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो इसका मतलब एक ही होता है, वो है हाई क्रेडिट इशू। और ये दोनों ही टीमों में ये पोटेंशियल है कि ये दोनों टीमों में से कोई एक चैंपियन भी हो जाए इस सीज़न में। टॉप जो तीन टीमों का मतलब प्रिडिक्शन हो रहा है सारे एक्सपर्ट्स द्वारा, उन तीन टीमों में ये दोनों टीमें आती हैं, और तीसरी टीम डॉल्फिन्स की टीम है, जिनका ये घर है, और वो भी लगातार अच्छे कर ही जा रहे हैं। तो यही बात है कि ये दोनों टीमें बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती है साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक सर्किट में। लायंस की टीम विद इंटरनेशनल प्लेयर्स अलग टीम है, विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ था, आपने देखा ही होगा। पिछले सीज़न में भी उन्होंने 4 डे टूर्नामेंट जीता हुआ था, T20 टूर्नामेंट जो हुआ था आखिरी बार, वो भी उन्होंने जीता हुआ था। इस सीज़न में भी मतलब फाइनल अगर पूरा होता तो शायद वहाँ पर भी वो अपर हैंड ले चुके थे। तो ट्रॉफी शेयर हुआ था मोमेंटम वनडे कप का, याद ही होगा आपको। तो काफ़ी अच्छी टीम है। ठीक है, और टाइटंस ऑन पेपर अगर जिनको जिनको जो जो इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी फेवरेट है ही, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिमाग में पहले ही बैठा लेना है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट इशू आने वाला है, और आपको मिनिमम 2 से 3 बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना ही पड़ेगा अगर आपको कहीं से क्रेडिट मैनेज करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन डेप्थ एनालिसिस आपको करवा के दिखाऊंगा क्या क्या पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं, और जो बड़े प्लेयर्स आप ड्रॉप करेंगे वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। T20 मैचेस में भी हमारे पास थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं इन दोनों टीमों के मैचेस में। अन्य फिक्सचर की तरह नहीं है कि T20 मैचेस से कुछ भी नहीं मिल रहा। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो टाइटंस और लायंस यहाँ पर बराबरी पर है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं दोनों बड़ी टीम से। रिकॉर्ड तो ये सब छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आखिरी बार लायंस ना सिर्फ लीग स्टेज में फर्स्ट थी बल्कि वो चैंपियन भी थे। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ध्यान से पहले T20 के मैचेस आप देख लीजिए, उसके बाद मैं मोमेंटम वनडे का भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना बस। ठीक है, अच्छा, तो 2016 से स्टार्ट करते हैं। आपको दिखेगा टाइटंस ने यहाँ पर बनाया था 230। कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने रन बनाया था, शायद क्विंटन डिक और फाफ डुप्लेसी वगैरह होंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है उनमें से मार्करम और क्लासन आपको दिखेंगे। बॉलरों में से फॉर्चुइन, आरॉन फंगीसो, इनके विकेट्स है। लायंस चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 184 उन्होंने भी बनाया था। रीजा हेंड्रिक्स, बबूमा और वैंडरडसन के यहाँ पर आपको रन दिख जाएंगे। डाला, इनगिडी के विकेट्स। सही है, अगला मैच यहाँ पर 15 ओवर का मैच हुआ था। लायंस ने यहाँ पर भी डिसेंट स्कोर बनाया, 15 ओवर में 127 रन बुरा नहीं है। जीसा हेनरिस का रन यहाँ पर भी है प्रिटोरियस के साथ। एनगिडी का 1 विकेट। टाइटंस 11 ओवर में 140, ये भी बहुत बड़ा स्कोर है। ऑफकोर्स डकवर्थ लुईस लग गया था तो यहाँ पर मैच जीत गई टाइटंस की टीम। बल्डर के यहाँ पर विकेट्स थे, रन बनाने वाले प्लेयर्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ये है 2 मैच जो टाइटंस जीती है, लगातार 2 मैचेस वो जीते थे 2016 और 2017 में। उसके बाद लगातार 2 मैचेस जीती है लायंस की टीम। फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, लायंस की बैटिंग आपको नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे। एक भी बार अभी तक यहाँ पे वो अनसक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बना था 181। रीजा हेनरिक्स फिर से रासी वैंडरडसन के साथ। डाला का यहाँ पर विकेट था 3। टाइटंस चेज नहीं कर पाई। डिसेंट टोटल इन्होंने ही बनाया था। थॉनिस डे ब्रुयन और दिएगो रोसियर के रन्स थे। बॉलरों में से फॉर्चुइन, प्रिटोरियस, फंगीसो और नोनो पोंगोलो ये तो अवेलेबल नहीं होंगे। फंगीसो का यहाँ पर भी आपको नाम दिखा है, ऊपर भी यहाँ पर आपको नाम दिखा होगा। आरन फंगीसो का 2 विकेट उन्होंने निकाला हुआ है।
और आखिरी जो मैच हुआ था, और ये है एक लौता इनिंग्स इस पूरे फिक्सचर में जहां पर किसी टीम का टोटल थोड़ा सा कम बना था। बैटिंग कोलास अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम बना है, 148, जहां पर ग्रैंट थॉमसन के रन्स थे, मल्डर के यहाँ पर भी 2 विकेट थे। लायंस ने चेस कर लिया एक ओवर रहते ही। रायन रिकल्टन साथ में डसन बबूमा। डसन कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि चारों ही मैच में लायंस के तरफ से दोनों में से एक ओपनर तो चले हैं, और वो काफ़ी लंबा चले हैं। जैसे कि यहाँ पर रायन रिकल्टन चले हैं, रीजा हेंड्रिक्स यहाँ पर, उसके बाद फिर से रीजा हेंड्रिक्स, और यहाँ पर डसन जब ओपनिंग करते थे तो डसन। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड जो है हम फॉलो कर पा रहे हैं। अगर हम टाइटंस की तरफ से बताया जाए तो उनकी भी बैटिंग सही रही है, लेकिन जो परफॉर्मर्स थे उनकी टीम से, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो हैं अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक और जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स हैं लायंस की तरफ से, जैसे कि आरॉन फंगीसो, ब्योन फॉर्चून, इस फिक्सचर में कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, एक दो करके। ठीक है, इसके अलावा भी डसन तो कॉन्सिस्टेंट है ही, बबूमा का भी बीच में 1-2 मैच में रन है, और उस तरह से यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो डाला के हमें विकेट्स मिलता है, और कुछ यहाँ पर खास नहीं है। तो T20 मैचेस में अन्य फिक्सचरों की तरह नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल रहा है। जो जो नाम आपके सामने आए हैं तो T20 मैचेस की तुलना में ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो जाते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, रीजा हेंड्रिक्स का परफॉर्मेंस। रीजा हेंड्रिक्स 2 मैच आप नोटिस करिए, यहाँ पर 67 नॉट आउट, यहाँ पर 87। ठीक है, और जहाँ पे नहीं चले हैं यहाँ पर 24, मतलब 25 रन भी नहीं बना पाए, और यहाँ पर तो नाम ही नहीं है इनका। तो ये है रीजा हेंड्रिक्स एट इट्स बेस्ट, मतलब जिस दिन चले हैं उस दिन 7वें आसमान तक, और जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। बाकी कंसिस्टेंसी के मामले में डसन ऑफ कोर्स हैं जो हमेशा ही अच्छा ही करते हैं। तो ये है T20 के मैचेस और T20 के रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं इस फिक्सचर में कि हमेशा ही रन्स यहाँ पे बनते हैं। लायंस की टीम अभी तक तो इस फिक्सचर में बैटिंग से उनका कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और याद रखना बहुत ज़्यादा कुछ ऑल्टरनेशन नहीं हुआ है टाइटंस की बॉलिंग में, क्योंकि डाला, एनगीडी, श्यामशी यहाँ पर भी थे। शायद मॉरिस उतना कंसिस्टेंटली नहीं खेले थे, लेकिन बाकी बॉलर सारे ही यहाँ पर अवेलेबल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लायंस की बैटिंग अच्छी रही है, टाइटंस की बैटिंग भी अच्छी रही है, लेकिन जो परफॉर्मर्स रहे हैं वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेंड ये कह रहा है, हिस्ट्री ये कह रही है कि टाइटंस का भी बैटिंग यहाँ पर डिसेंट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा मोमेंटम वनडे कप के बारे में, ध्यान से जो है सुनते जाना। कुछ प्लेयर्स के यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं। रासी वैंडर डसन, रीजा हेंड्रिक्स मोमेंटम वनडे कप में भी अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं। रासी वैंडर डसन का एवरेज 50 प्लस है, डिस्पाइट उन्होंने कभी भी 50 नहीं बनाया हुआ है मोमेंटम वनडे कप में। ठीक है, इसके सिवाय भी रायन रिकल्टन। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस सीज़न में ये भी एक फिक्सचर है जो अभी तक हुआ नहीं है, मतलब लायंस और टाइटंस एक दूसरे के अगेंस्ट में अभी तक इस सीज़न में किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेली है, ना ही 4 मैचेस में। मोमेंटम वनडे कप में तो कोई चांस बनता भी नहीं था, क्योंकि सेम ग्रुप पे ये थे नहीं, और टाइटंस की टीम तो 2 मैच या फिर मेरे ख्याल से एक ही मैच खेल के शायद बाहर हो चुकी थी कंपटीशन से, तो मैच नहीं हुआ है। आखिरी बार लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो हुआ था वो मोमेंटम वनडे कप ही हुआ था, और वहाँ पे दोनों ही मैच पे रायन रिकल्टन ने रन बनाया था। ठीक है, रायन रिकल्टन आखिरी जो T20 मैच हुआ था यहाँ पर भी उन्होंने रन बनाया था। ठीक है, पहले मैच में रायन रिकल्टन रन आउट हो गए थे, लेकिन बाई एनी मीन्स इनको अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत कर लेना। और जो है डी नेलगार्ड, जिनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हालांकि उन्होंने 2 ही मैच खेले हैं, लेकिन दोनों ही मैच पे उनके खाते में परफॉर्मेंसेज हैं। इसके सिवाय बीच बीच में हेनरिक क्लासन वगैरह के भी परफॉर्मेंसेज रहे हैं, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं। एक प्लेयर और रहे हैं, दोनों टीम की तरफ से 2 ऐसे प्लेयर हैं। एक तो मैंने आपको रीजा हेनरिक्स बता दिया लायंस की तरफ से, दूसरे जो प्लेयर हैं वो है एडन मार्करम। एडन मार्करम मोमेंटम वनडे कप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर तो T20 मैचेस में कोई उनका नाम नहीं दिख रहा है आपको। अगर मैं मोमेंटम वनडे कप का बात करूं, उनका कोई 50 नहीं है, इवन 30 प्लस स्कोर भी उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाया है, लेकिन जिस दिन बनाया है उनके स्कोर्स 100 प्लस गए हैं। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था जहाँ पे टाइटंस ने हराया था लायंस को, वहाँ पे एडन मार्करम ने शतक लगाया था। ठीक है, उसके पहले 4-5 मैचेस में कोई उनका खास रन नहीं था, और उसके बाद उसके पहले आखिरी जब उन्होंने रन बनाया था वहाँ पर भी एक विशाल शतक उन्होंने लगाया था जो कि था 183 रन का। ठीक है, तो ये 2 नाम हैं जो कंप्लीटली हिट और मिस रहे हैं।
ठीक है, या तो मतलब एक तरफा उन्होंने परफॉर्म करा है या तो बिल्कुल भी नहीं। रीजा हेनरिक्स फिर भी आपको T20 मैचेस में कंसिस्टेंट दिखे हैं, एडन मार्कर में T20 मैचेस खास कुछ नहीं है, लेकिन मोमेंटम वनडे कप में ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। बॉलरों में से अगर मैं बताऊं तो उस तरह से लायंस के बॉलिंग में मुझे कुछ खास कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं। कुछ मैचों में बॉयरन हेनरिक्स मुझे दिखे हैं जिन्होंने बंचेस में विकेट निकाला हुआ है। आरन फंगिसो, बियॉन फॉर्चून T20 मैचेस की तरह वहाँ पर भी हैं। जूनियर डाला और तबरेज शामसी वहाँ पर हमें दिखे हैं टाइटंस की तरफ से मोमेंटम वनडे कप में भी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने जूनियर डाला और तबरेज शामसी का देखा होगा, बीच बीच में उन्होंने विकेट वगैरह निकाला हुआ है। सही है। तो ये है हेड टू हेड में जितने भी लिमिटेड ओवर रिकॉर्ड्स हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। T20 का तो आपके सामने ही है और मोमेंटम वनडे कप का मैंने डिक्टेट कर दिया। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा तो वीडियो बैक करके फिर से सुन लेना, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और हमारा टीम जो है उसी वजह से बना गया। अच्छा, एक और चीज़ जो बताने लायक है कि मोमेंटम वनडे कप में भी हमने हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स बनते हुए देखा है। ये एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है। वैसे तो दोनों टीमों का बॉलिंग जो है उतना बुरा है नहीं, लेकिन रन्स यहाँ पे बनते हैं। ऐसा नहीं है विकेट्स नहीं गिर रहे हैं। आपने नोटिस करी होगी विकेट्स ही यहाँ पर बराबर गिर रहे हैं, 6 विकेट, 7 विकेट। यहाँ पर भी आप देखेंगे 9 विकेट गिरा, ये कम था 4 विकेट, लेकिन फिर भी एक बॉलर का 3 विकेट निकल के आया। उसके बाद यहाँ पर मैच छोटा हो गया, 2 विकेट 15 ओवर में 6 विकेट। उसके बाद यहाँ पर 7-5 तो विकेट लगभग गिर रहे हैं। यहाँ पर 230 बना था लेकिन फिर भी 5 विकेट गिरे, तो विकेट तो मिनिमम गिर रहे हैं, 5-6 तक तो विकेट गिर ही रहे हैं। और हमने ये मोमेंटम वनडे कप में भी देखा हुआ है कि मेरे ख्याल से आखिरी 2-3 फिक्सचरों में 300 के ऊपर स्कोर बने हैं टीम्स के द्वारा, लेकिन विकेट्स भी गिरे हैं। ठीक है, तो बॉलर्स भी आपको रखने हैं, लेकिन जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की मटेरियल होते हैं वो बैट्समैनों से होते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। वॉरियर्स के अगेंस्ट में लायंस ने खेला हुआ है एकमात्र मैच जो अभी तक, वहाँ पर 157 पर ऑल आउट करवा दिया था उन्होंने रबाडा सिसांदा मगाला। अभी सिसांदा मगाला के बारे में भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सिसांदा मगाला का इस फिक्चर में तो अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि लायंस के होकर वो उन्होंने नहीं खेला है टाइटंस के अगेंस्ट में अभी भी, लेकिन वॉरियर्स के होकर जब वो खेलते थे तब उनके रिकॉर्ड्स हैं। मोमेंटम वनडे कप में कंसिस्टेंटली उन्होंने विकेट निकाला हुआ है विद एन एक्सेलेंट एवरेज 2। मेरे ख्याल से 6 मैचेस में 12 विकेट या फिर ऐसा कुछ उनका है, मतलब 2 विकेट्स पर मैच तो उनका लगा रहता है। लेकिन T20 क्रिकेट में वॉरियर्स के होकर जब वो खेले हैं टाइटंस के अगेंस्ट में, बहुत ही खराब रिकॉर्ड इनका रहा है। मतलब इनसे तो 4 ओवर करवाई जाता है हमेशा ही, तो 40 के नीचे इनका रन नहीं रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। विकेट कुछ कुछ मैचों में निकाला है, एक आध मैच में मिस भी हुआ है, लेकिन 40 यहाँ तक कि 50 तक भी रन उन्होंने दिया हुआ है अगेंस्ट टाइटंस जब वो वॉरियर्स के होकर खेलते थे। तो सिसांदा मगाला का थोड़ा कन्फ्यूजन तो एक रहेगा। मोमेंटम वनडे कप में अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, T20 में अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज डिसेंट है और स्पेशली पहले बॉलिंग पे आप इनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ पर आप थोड़ा काम कर सकते हैं बॉलर सेक्शन में। इसके सिवाय बॉयरन हेनरिक्स और पिटोरियस के भी विकेट्स यहाँ पर थे। बॉयरन हेनरिक्स को ज़्यादा नहीं मिला था ओवर, ये एक देखने वाली बात है, जैसे कि नहीं मिला था आरोन फंकीसो को भी, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से इनको बॉलिंग मिलेगी। बॉयरन हेनरिक्स जनरली तो अपने 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी थी पिछले मैच पर। और बैटिंग से भी लायंस की तरफ से ठीक ठाक ही उनका बैटिंग रहा था। बबूमा डसन ने लीड किया और टीम को जितवाया, लायंस ने मैच जीत लिया। और टाइटंस का जो हुआ था, टाइटंस की बैटिंग में अभी भी हमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं। दोनों ही मैच में उनकी बॉलिंग जो है अच्छी नज़र आई थी, हमें बॉलिंग ठीक ठाक रही थी, लेकिन बैटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। दोनों ही मैच में एल्गार कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। ऑफकोर्स ये उस तरह के प्लेयर तो नहीं है कि आपको 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेल के बता दें, लेकिन रन बना रहे हैं और ये हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इनसे। क्लास प्लेयर हैं और इस ग्राउंड पे हमेशा अच्छा करते हैं, चाहे वो कोई सा ही फॉर्मेट क्यों ना हो, ये मैंने मतलब डे 1 से बताया हुआ है। लेकिन जिन प्लेयर्स के ऊपर भरोसा किया जा रहा था कि नहीं ये तेज़ तरह रन बना के हमें मतलब जितवाएंगे, बड़ा रन बनाने में हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है उनसे। इसके सिवाय मक्कन्या ने रन बनाया था और गेलियम ने नीचे से कुछ हेल्प करा था। कोबरा को ऑल आउट कर दिया था और ये मेरे ख्याल से लगातार, जी हाँ, लगातार दूसरी बार है जब टाइटंस ने किसी टीम को ऑल आउट करा हुआ है सीजन में। मतलब बॉलिंग तो ओपी चल रही है इनकी और दोनों ही टीम अपने अपने मैचेस में अपने ओपोनेंट टीम को ऑल आउट करके आ रही है। तो बॉलिंग जो है दोनों ही टीमों का बहुत ही ज़्यादा शानदार चल रहा है और यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि बॉलिंग जो है ऑन पेपर दोनों ही टीमों का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो विकेट्स तो गिरेंगे ही, लेकिन हिस्ट्री ये कह रहा है कि विकेट्स गिरने के साथ साथ यहाँ पर रन भी बन जाते हैं। तो कोबरा की तरफ से लिजाज विलियम्स लगातार 2 मैचेस में 2-2 करके विकेट, मॉरिस के साथ एनगिडी ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था। शामसी और डाला के भी 1-1 करके विकेट थे। डाला इस मैच में खेले थे मालोक वाना के जगह पर। प्लेइंग 11 की बात करें
तो एलगार्ड के साथ यहाँ पे डी ब्रुयन जो है ओपनिंग तो कर रहे हैं, हालांकि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, लेकिन मतलब आखिरी फॉर्मेट में भी इन्होंने अच्छा करा हुआ था और इस टूर्नामेंट के पहले भी अच्छे फॉर्म पर थे। किसी भी दिन ये आपको अच्छा करके दे सकते हैं, तो उम्मीद रखना। छोटी लीग में शायद रिस्क हो जाएगा आज के मैच में भी, अगर आप इनको लेने जाएंगे तो बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हैं। अभी भी एडन मार्करम हिट और मिस रहे हैं इस फिक्चर में, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ड्रॉप ना करो। अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर चल गए तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हिट और मिस का मतलब उसके एक तरफ हिट है और दूसरी तरफ मिस भी। उसके बाद क्लासन मकन्या, मुझे नहीं लगता कि पिछले मैच की इनिंग्स के बाद भी अभी भी कोई स्मॉल लीग में इनको लेने वाला है। हालांकि आप क्रेडिट सेवर के तौर पे ले सकते हैं इनको, 4 डे मैचेस में अच्छे फॉर्म पर थे, इसके बाद से ज़्यादा उनको मौका मिला नहीं था। उसके बाद क्रिस मॉरिस, गेलियम, लिजात विलियम्स के बारे में बताना ज़रूरी है। ये आखिरी बार लायंस के होकर खेलते थे, आखिरी जो मैच वो खेल के गए हैं इस फिक्चर में, वहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। हालांकि दूसरे साइड के होकर खेलते थे वो, और वैसे भी अच्छा कर रहे हैं। सही समय पर इनको बॉलिंग दी जा रही है, स्पेशली पहले इनिंग्स में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। डाला खेले थे पिछले मैच पर, हालांकि ज़्यादा ओवर इनको मिला नहीं था, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, बस यही है। अगर टीम को लगे पिच पे कुछ है, जो कि मुझे लगता है हो सकता है, स्पेशली अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग मिलती है टाइटल्स को, तो हो सकता है मालक वन आपको वापस आते हुए दिख जाए। पहले मैच में उनको भी ज़्यादा ओवर नहीं मिला था, तो ये स्लॉट मतलब उस तरह के यूज़ कर रही है टाइटल्स की टीम, या तो 1 या 2 ओवर देंगे, अगर उसमें कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। उसके बाद एनगिडी और शामसी बेंच पे टेकेबल प्लेयर्स में से मुझे लगता है हार्मर को मौका दे सकती है टीम, अगर चाहे तो, स्पेशली अगर दूसरे इनिंग में बॉलिंग करने का मौका उनको मिलता है, तो क्योंकि लगातार जब दूसरे मैच होंगे सेम पिच पर, तो पिच में स्लोनेस आ सकती है। लायंस की तरफ से बताया जाए तो रिकल्टन और रीजा हेनरिक्स ओपनिंग करेंगे। उसके बाद बफूमा, डसन, प्रिटोरियस, पोर्टगाइटर ऊपर आए थे पिछले मैच पर, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, तो ऐसे बैट्समैन ही इनको कंसीडर करना। मोमेंटम वनडे कप में मैंने नोटिस करा था, इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं दी जा रही थी, तो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर वहाँ पर खेल रहे थे, और यहाँ पर तो एज ए बैट्समैन ही हिलाया जा रहा है इनको, तो इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हाई स्कोर्स तो बन नहीं रहे हैं अभी तक, और स्पेशली जब सेम पिच पर दूसरा मैच होगा तो वहाँ पर तो अब और भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। उसके बाद फॉर्चून मेरे लिए मस्ट है, मैं इनको ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इनका रोल एज एन बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, और जैसे नहीं आपने देखा है इस फिक्चर में हमेशा ही लेफ्ट आर्म और स्पिनर्स जो होते हैं लायंस के, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, चाहे वो फॉर्चून भी हो सकते हैं और फंगीसो भी, तो इसीलिए फॉर्चून थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद रबाडा, एक और ऐसे प्लेयर जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, नाम बड़े हैं, काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। उसके बाद वॉरेन हेनरिक्स, मगाला, फंगीसो। मगाला के ऊपर आप थोड़ा सा काम अगर चाहो तो कर सकते हो। T20 में इनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है टाइटल्स के अगेंस्ट में, हालांकि वनडे मैचेस में तो कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं। इनके जगह पर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो है आरोन फंगीसो का या फिर वॉरेन हेनरिक्स, इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो, अगर लायंस की तरफ से ही कोई बॉलर लेना है तो। और अगर टाइटल्स की तरफ से लेना है तो 8.5 क्रेडिट में जो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डाला या फिर गेलियम वगैरह, उनको भी आप ले सकते हैं। बेंच पे जो ऑप्शंस हैं सारे के सारे बॉलर्स हैं, और बहुत ही सही बॉलर्स हैं, मतलब अगर दूसरे किसी टीम में ये खेलते हैं तो अनडाउटेडली फर्स्ट लेवल के पार्ट बन जाते, जैसे कि विलम मुल्डर हैं, सिपोटो हैं, हॉकन हैं, सिपामला है। इनमें से सिपोटो और हॉकन ये पहले टाइटंस के होकर खेलते थे, तो अगर इनमें से कोई खेलते हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो। स्पेशली सिपोटो का वनडे मैचेस में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, और हॉकन ये भी आखिरी जो 2 बार खेले थे टाइटंस के अगेंस्ट में मोमेंटम वनडे कप में, उन्होंने विकेट निकाला हुआ है, तो ये दोनों में से कोई अगर खेलता है तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो। कैप्टन मैसेडन चॉइस की बात करें, यूनिवर्सल कैप्टन मॉरिस हैं, ठीक है। उसके बाद एलगार, रिस्की में एनगिडी और क्लासन, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो बॉलरों में से शामसी और लिजात विलियम्स जो अपने पुरानी टीम के अगेंस्ट में खेलने आएंगे, और यहाँ से मार्करम हिट और मिस कैटेगरी में है मेरे लिए, तो आपको टीम में ये दिख जाएंगे। अगर बहुत इशू नहीं हो रहा है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इनको लेकर चलना। लायंस की तरफ से राशि वेंडरसन और रबाडा सेफ टीम में होंगे। उसके बाद रीजा, एक और हिट और मिस प्लेयर, दोनों टीम की तरफ से 2-2 प्लेयर जो मैंने आपको बताए, और बाबूमा यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो रिकल्टन लायंस की तरफ से, फॉर्चून और प्रिटोरियस में से कोई अगर आपको बॉलिंग या ऑलराउंडर में से किसी को देखना है तो फॉर्चून को भी आप एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा वाला ये रिस्की कॉम्बिनेशन है। क्रेडिट ही नहीं है मेरे पास यूनिवर्सल कैप्टन क्रिस मॉरिस को लेने का, ठीक है। और मेरे को वैसे भी यहाँ पर एनगिडी को लेने के लायक भी क्रेडिट नहीं है।
अगर आप किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करने में से जो जो प्लेयर्स, मेरा सजेशन होगा हेनरिक क्लासन और कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा को तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्या है कि ये फिक्सचर जो है काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है, इसीलिए हो सकता है कि मैं इनका नाम भी आपके लिए एक बार के लिए रखूँ। बॉलिंग फर्स्ट में कागिसो रबाडा को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, अगर दूसरे इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो। और यहाँ पर हेनरिक क्लासन भी एक ऑप्शन है जिनके बारे में भी आप अगर चाहो तो कुछ कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को ड्रॉप कर देते हैं, समझ लीजिए अगर रबाडा और यहाँ क्लासन को ड्रॉप कर देते हैं तो आपके पास मॉरिस हो जाएंगे, और आप चाहो तो यहाँ से एनगीडी को ले लो, ठीक है। अभी भी 8.5 क्रेडिट बचा हुआ है, जी 8.5 क्रेडिट के साथ यहाँ पर मगाला, बॉयरन हेनरिक्स, आरन फंगीसो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। एनगीडी को मैंने नहीं रखा था क्योंकि लिजार्ड विलियम्स को मैंने रखा था। लिजार्ड विलियम्स ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे, कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, सही टाइम पे इनको बॉलिंग दी जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। और आखिरी जो फिक्सचर ये खेल के गए हैं उन्होंने विकेट निकाला था 3, ठीक है। रिस्क जहाँ पे आप ले सकते हो मैंने तो बता ही दिया। सबसे बड़ा जो रिस्क हो सकता है वह मॉरिस को अगर आप ड्रॉप कर सकोगे तो। हेनरिक क्लासन को मैं जनरली नहीं कहूँगा करने को, इनफॉर्म बैट्समैन है, कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे। क्रिस मॉरिस अगर बैटिंग से कुछ कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्कोप इनको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे क्या लगेगा उसके हिसाब से कुछ होगा नहीं, तो यही बात है। तो क्रेडिट आप कहाँ से मैनेज करोगे ये आपको देखना पड़ेगा। 8 क्रेडिट में तो वैसे भी आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, अगर यहाँ पे कोई खेलते हैं जैसे कि सिबोटो, हॉकिन वगैरह तो अलग बात है, ठीक है। तो क्रेडिट का इशू आने वाला है। मैंने यहाँ पे रीजा हेनरिक्स और मार्करम दोनों को रखा है। जनता क्या कर रही है, मार्करम को नहीं ले रही है, मार्करम के अलावा वो 8.5 क्रेडिट के दूसरे बॉलर को ले रही है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्करम चलेंगे ही, लेकिन अगर मार्करम चलते हैं तो वो बहुत लंबा खींच सकते हैं। ये मोमेंटम वनडे कप से मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप मार्करम को ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे मार्करम को लेकर सिर्फ नहीं है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बाबूमा को भी ड्रॉप कर रखा है, और बाबूमा भी 9 क्रेडिट की ही है। अगर आप मार्करम की जगह पर इनको भी लेते हो तब भी कोई आपका खास फायदा होगा नहीं क्रेडिट का, ठीक है। तो बैटिंग सेक्शन से तो एकमात्र मकन्या ही है जिनको जो आपको क्रेडिट बचा के दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिक्सचर सही होगा मकन्या को पिक करने के लिए, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है काफ़ी डिसेंट है। मेरे लिए जो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, रिकल्टन, वैंडरडसन, रीजा हेनरिक्स, एल्गार, लिजार्ड विलियम्स, फॉर्चून, ठीक है। इनको मैं अपने टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। ये जो 6 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, बाकी 5 प्लेयर के ऊपर आप थोड़ा बहुत काम वगैरह कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अगर आपको सेफ जाना है तो मॉरिस को तो पहले मैनेज करो, उसके बाद उसको कैप्टन बना लो, सेफ आप हो गए। रिस्क लेना है तो रीजा हेनरिक्स बहुत बड़े वाले मुझे नज़र आ रहे हैं चॉइस, लेकिन हिट और मिस हैं। तो अगर आपको सेफर कोई ऑप्शन देखना है तो यासिर वैंडरडसन, रीजा हेनरिक्स को आप एज ए वाइस कैप्टन भी कंसिडर कर सकते हो। इसके सिवाय रिकल्टन का भी ऑप्शन है, और बॉलरों में से देखना है तो बियॉन फॉर्चून और फंगीसो में से किसी एक को ट्राई करना, एज एन वाइस कैप्टन ट्राई करना बड़ी लीग में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फिक्सचर थोड़ा सा मोर देन एवरेज टोटल बना रहा है और बैट्समैनों का यहाँ पर दबदबा रहा है, तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि टॉप 3 बैट्समैनों को, स्पेशली दोनों टीम के जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन देना, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।